नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन ने अवैध मदरसा गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि यह अवैध मदरसा और नमाज स्थल था। बुलडोजर चलने के बाद इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखिए इस विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर भारी पथराव किया और पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और पथराव में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। दरअसल भारी संख्या में बनभूलपुरा थाने को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया था, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। आरोप है कि दंगाइयों ने ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी ताकि इलाके में बिजली गायब हो जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहां तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहां थे और स्थिति का जायजा लिया गया। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाए इंटेलिजेंस पर सवाल। इंडिया वॉइस ने उनसे बातचीत की। इंटेलिजेंस फेलियर को उन्होंने इसका फेलियर बताया है। इलाका पहले से संवेदनशील था, ये संयोग नहीं प्रयोग है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये यूसीसी के तुरंत बाद आपको संदेह हो रहा है कि उसका? देखिए, मैं इस बारे में यूसीसी की वजह से होता तो और जगह भी होना चाहिए था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और हल्द्वानी तो जिस तरह से क्योंकि बनभूलपुरा सबको पता है कि पूरी तरह अवैध बस्ती है जी, उसमें कोर्ट ने भी उसको हटाने के आदेश किए थे। हाँ। तो ये वहां पर लोगों का जो एग्रेशन देखने को मिला है, हाँ। वो काफी खतरनाक है जी। और साथ में इसमें मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि वहां पर आखिर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। सर, मैं वही बात कह रहा था आपसे कि आप खुद कह रहे हैं कि ये बहुत ही विवादित जगह है, तनावपूर्ण जगह है, पहले भी मालूम था, पहले भी अंदेशा था, तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आखिर? इंटेलिजेंस को उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और वैसे भी कल यूसीसी हुआ है। हाँ। और इस तरह की जब कुछ लोग इस तरह के बयान दे रहे थे तो इंटेलिजेंस को सक्रिय होना चाहिए था। तो ये जो इनपुट तो आए होंगे ना रावत सर, क्योंकि आपने खुद कमान संभाली है इस तरह के मामलों। इनपुट अब मेरे पास तो नहीं आएंगे, इनपुट जाएंगे नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना जान रहा हूं कि इस तरह के इनपुट्स तो आते ही होंगे कि ऐसे हालात में अगर हम एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई टीम जा रही है तो वहां ये तो इस देश का सामान्य व्यक्ति नागरिक समझता है जो थोड़ा भी जागरूक है जी। जब इस तरह की बातें होती है तो प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस को और सक्रिय होना चाहिए। हाँ। तो दिया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए था। आपको संदेह तो नहीं है क्योंकि पहले भी जब लोग वहां पर घायल हुए हैं जी, क्या मतलब इस चीज का? ये पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि पुलिस के लोग घायल हुए हैं। अब मैं देख रहा था कई लोग
बड़ा इमोशनल वहां पर पुलिस के लोग भी मैं देख रहा था, बड़े इमोशनल हो रहे हैं। जी सर, पहले भी इस जगह पर विवाद हुआ और बकायदा कांग्रेस के नेता तक मैदान में आए थे, तो आप क्या ये संदेह जता रहे हैं कि ये प्रयोग किया गया है, एक बार फिर से उसी का ही असर दिखाई दे रहा है? नहीं, जो तमाम ये जो उत्तेजित करने वाले भाषण देते हैं, जो मुस्लिम समाज है बहुत शिक्षित तो है नहीं, और उनको धर्म के नाम पे किसी दूसरे नाम पे जिस तरह से भड़काया जाता है, हाँ। तो उसमें थोड़ा उनको जागरूक करने की भी जरूरत है। और अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है, इस तरह सब हुआ, तो इसको सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। जिसने भी इस दंगे को भड़काने का काम किया है, वो कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए दंगाइयों। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सर एक बात आपसे और समझना चाह रहे थे। जहां यूसीसी लागू हुआ उसके तुरंत बाद इस तरह के रिएक्शन का जिक्र किया जा रहा है, और ये संयोग हो सकता है, ये संयोग हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनपुट का जो विषय आ रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट, क्योंकि पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर था। निश्चित रूप से, वो मैंने पहले भी बोला। हाँ, पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर था और उस वक्त ये घटना घटी है जी। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री, मैंने कहा, ये बड़ी चिंता देने वाली घटना है। हाँ। इसको बहुत गंभीरता से लिया है सरकार ने जी, और तुरंत कर्फ्यू भी लगाया वहां पर। तमाम वहां पर अतिरिक्त फोर्सेज वहां पर बुलाई गई हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ये नियंत्रण में हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो भी दंगाई हैं, जो भी षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उन पे सख्त कार्रवाई और सख्त उसका संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली में जदयू का कार्यालय पहुंचे, जहां उनके पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिला। कार्यकर्ता नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो वहीं इससे पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनको भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं वर्षगांठ हम ऐसे समय में मना रहे हैं। कभी सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर हमला करने नहीं गया। जो लोग इतने महान दर्शन से अपरिचित थे, जो उसे समझे नहीं, उनके वैचारिक हमलों ने कहीं न कहीं हमारे मानस को भी प्रभावित किया। पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं हम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सपा के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वही ये सब बुलवा रहे हैं। प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जो बोल नहीं रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बुलवा रहे हैं। कल के माननीय नेता प्रतिपक्ष के पूरे सवा घंटा के भाषण में सदी का, कई सदियों का जो कार्य हुआ है, 500 वर्षों के बाद, जो संघर्षों के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि उनको अपने वोट को डर लग रहा है कि हमारा वोट खसक जाएगा। इसलिए ये बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इस तरह का बयानबाजियों करवा रहे हैं। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को आहत करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य की व्यक्तिगत राय हो सकती है। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद मथुरा और काशी के मंदिर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब का एक ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मथुरा और काशी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसका जिक्र इतिहास की कई किताबों में किया गया है। इसको साबित करने के लिए किसी सर्वे या कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा 1991 में उपासना स्थल यानी वर्शिप प्लेस के तहत इसका मौजूदा स्वरूप संरक्षित है। इसके मुताबिक 1947 स्थिति बरकरार रखनी होगी, लेकिन कोई तो तब्दीली करनी है तो इसके लिए कानून को बदलना होगा। देखिए, जहाँ तक ताजमहल का ताल्लुक़ है तो ये तो मकबरा है, इसमें तो कोई दो राय महल नहीं है, ये कोई रहने की जगह नहीं है। और एक तरफ उसके मस्जिद है और एक तरफ जिसे मुसाफिर खाना कहते हैं, तो वो तो उसकी स्कीम का हिस्सा है, सपोर्टिंग है, लेकिन मस्जिद तो है। अब हमें ये तो मालूम है कि जैसे ये बना था उसके बाद क्या हैसियत थी, फ़ारसी तारीख़ों में है। बहुत गांव अलॉट हुए थे इसके ख़र्च के लिए, चलाने के लिए, उनकी फहरिस्त है बादशाहनामे में। बर्नियर ने इसे देखा था, फ्रांसीसी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये मकबरा है, और जैसे मकबरों के में उर्स या दूसरी रस्में होती हैं वैसे ही होना है। कोई ये महल तो था नहीं। तब इसमें हिंदू महासभा को क्या एतराज़ है ये वो जाने। नहीं, ये तो बात है कि मथुरा और बनारस दोनों में जो मंदिर गिराए गए वो फ़ारसी तारीख़ों में है, उसका भी बहुत गलत बात थी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 300 साल गुजर गए तो ये भी तो देखना चाहिए। कोई तारीख़ी बात सही या गलत हो तो उसको इस तरह तो नहीं सही किया जा सकता कि उसे तोड़ दो। ये तो कानूनदान जाने। बहरहाल ये तो जाहिर है कि उन्होंने कहा था कि वही पोजीशन रहना चाहिए जो 15 अगस्त 1947 की थी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बनारस पे जो फैसले हुए उसमें उस एक्ट को नहीं माना गया, कचहरी ने नहीं माना। अब ये कचहरी का है कि कहाँ तक जो कानून पास हो मुल्क में उसको उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रा ने मामले की शिकायत कुलपति से लेकर राजभवन तक मेल और पत्र के जरिए की है। वहीं इस मामले में छात्रा ने न्याय की गुहार लगाई है। कुलपति ने मामले की शिकायत मिलते ही इसकी जांच के लिए एक आंतरिक टीम का गठन कर दिया है।
अयोध्या में हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई। अब इसी से जुड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक्टर अक्षय कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी हिंदू धार्मिक स्थल पर साधु संतों के साथ बैठकर ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राम के नाम पर मोहित नजर आए। वहीं पास के ही एक युवक ने अक्षय कुमार का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंडिया वॉइस ने लोगों से बातचीत की, इसको लेकर सुनिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से सोशल मीडिया पर एक वायरल लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उसमें अयोध्या में अक्षय कुमार की एंट्री हुई थी और वो सेल्फी ले ले सांवरिया नामक गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। हम इसकी जब पुष्टि के लिए जब इंडिया वॉइस की टीम को इस वीडियो का पड़ताल के लिए आना पड़ा तो इंडिया वॉइस टीम बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंची थी। आप बिल्कुल उस वीडियो में बिल्कुल साफ तौर पर देख पाएंगे कि श्री राम लला पैलेस यही वो स्थान है कि जहाँ पर लोगों का कहना है कि वो अक्षय कुमार यहीं पर आए थे और यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व ही एक सेल्फी ले ले सांवरिया नामक गाने पर डांस भी कर रहे थे। तो हमारे साथ जो सेल्फी ले ले सांवरिया का जो डांस हुआ था, डांस में जो वीडियो बनाया था, तो वो हमारे साथ उस शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या वो जो वीडियो में जो अक्षय कुमार दिखाई पड़े थे क्या वो सही था या कुछ गलत। सर क्या नाम है आपका? जय श्री राम, मोहित गुप्ता हमारा नाम है। तो जो वीडियो आपने बनाया था तो उसमें कैसे आपको पता चला कि वो अक्षय कुमार ही है? एक्चुअली उस समय राम रंग बरस रहा था। 21 तारीख 21 तारीख थी, कंफर्म हमने देखा 21 तारीख थी और हम लोग एक भव्य दीपावली उत्सव के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि रामलला 500 वर्षों बाद आज यहाँ विराजमान होने वाले थे। मंदिर की इतनी खुशी, देखिए रामलला से ही हम लोगों का व्यापार, हम लोगों के जीवन के संचालक, चाहे वो पेट से हो या धर्म से हो या किसी भी चीज़ से अयोध्या में पैदा हुए तो उन्हीं के नाम पे हमको भोजन मिलता है। ये यथार्थ है। हर व्यक्ति उनके नाम पे उस आस्था से जुड़ा हुआ है और दौड़ के अपने घर से एक बार दर्शन करने जरूर आना चाहता है। तो अयोध्या जो भी आएगा तो 2 पैसा हम लोगों को दे के जाएगा। तो कैसे पता चला था कि वो आप किस तरह से आप कैसे बता रहे थे कि वो आपने खुद कैप्शन में डाला भी था कि वो अक्षय कुमार है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि हम लोग उनके जबरा वाले फ़ैन हैं। बहुत सारी मूवियाँ उनकी देखते हैं, वाइफ हमारी उनकी अधिकतर मूवी देखती हैं। और उस दिन अब ये रामलला की ही कृपा है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बॉलीवुड का स्टार होना और उसके बाद इस तरह राममय और सड़क पे पैदल होना, ये तो असंभव है। जैसे जो कि हम लोगों की सोच से भी परे है। लेकिन हाँ, रामलला के लिए वो यहाँ पर जो भी किए, डांस किए या राम में भक्ति में थे, तो वो हृदय को छू लेने वाली बात है। नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। हम लोग झालर लगा रहे थे, हमारे बच्चे दीप जला रहे थे। ये हुआ कि साउंड लगा दिया जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और बहुत क्रश था। एक रामलला की लहर चल रही थी। सच बताया कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कौन क्या ये नहीं समझ में आ रहा। चारों तरफ से अयोध्या में सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम। कोई क्या लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, आप भी देख रहे हो। कोई घंटी, मतलब जिसके पास जो भी था उसने वो समर्पित किया रामलला को। तो इतना ज़्यादा भव्य उत्सव था कि हम लोग जीवन में सोचे ही नहीं थे, कल्पना नहीं किए थे कि ये राम उत्सव इतना बड़ा होगा। तो क्या उस वीडियो में जो शख्स दिखाई पड़ रहे हैं तो उनको आप अक्षय कुमार मान रहे हैं या केवल राम भक्त मान रहे हैं? नहीं, उनको अक्षय कुमार और राम भक्त दोनों मान रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी मूवी आई थी वो राम सेतु, उसको भी देखा हम लोगों ने। और सच में बताएं, इतना हार्दिक खुशी हुई हमको। इस बात की खुशी है कि हाँ, एक बार उनके सामने उनके साथ डांस करने का मौका मिला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां 10 नंबर चौराहे पर ट्रैफिक डीसीपी के द्वारा गुरुवार को विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने लोगों को हेलमेट बांटे और ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक भी किया। तो वहीं जागरूकता अभियान के तहत बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी। वहीं यमराज वन व्यक्ति ने भी लोगों को चेताया कि अगर वो हेलमेट नहीं लगाएंगे तो जल्द ही उनके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए।
अगली खबर मथुरा से है, जहां जल्द ही श्रद्धालुओं को नई सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद वृंदावन में गोकुल तक यमुना में क्रूज चलाने जा रहा है। यानी वृंदावन, मथुरा और गोकुल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब क्रूज की सवारी कर सकेंगे, जिसके लिए एक क्रूज गुजरात से वृंदावन पहुंच गया है। खबर लखनऊ से है, जहां मलियाबाद में हुए तिहरे हत्याकांड का चौथा और आखिरी आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने आरोपी फुरकान को लखीमपुर के तिकुनिया से गिरफ्तार किया है। फुरकान अपने चाचा के घर में छिपकर बैठा हुआ था। अगली खबर आगरा से है। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अलग अलग ब्रांड का नकली पान मसाला बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि जीजा और साले लंबे समय से चोरी करके ये काम कर रहे थे। तो वहीं पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए का नकली पान मसाला वहां से बरामद किया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांस यमुना अंतर्गत कालिंदी विहार में बड़े पैमाने पर नकली पान गुटखा का मसाला बनाया जा रहा है। इस पर ट्रांस यमुना पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। यहां पर राजश्री, विमल और गोल्ड मोहर के नाम से बड़े पैमाने पर नकली पान मसाला बनता हुआ मिला। अगली खबर हरदोई से है, जहां देहात कोतवाली इलाके में सीतापुर रोड पर महुलिया बाईपास के पास स्थित जलसा मैरिज हॉल में लखनऊ के बुद्धेश्वर से आलोक तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी की बारात आई थी, जहां पर द्वारचार चल रहा था। द्वारचार के दौरान दूल्हे के पिता कृष्ण कुमार तिवारी के हाथ से पैसों से भरा एक बैग था, जिसमें 1.5 लाख रुपए नकदी और कुछ सोने की अंगूठियां भी थी और लॉकर की चाबी थी। इस दौरान अज्ञात युवक ने लूट के इरादे से उनके हाथ से बैग छीन लिया और भाग गया। दूल्हे के पिता के साथ हुई लूट की वारदात के बाद पूरी बारात में हड़कंप मच गया। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।